ओके। सो कल नीट का पेपर था, तुम लोग को मालूम मालूम था ये? Yes, sir. यू गॉट एनी Yes, फीडबैक? sir. यू गॉट एनी फीडबैक रिगार्डिंग फिजिक्स पेपर किसी से, सीनियर से? नहीं लिया? खैर अभी पेपर देखोगे तो मतलब पोर्शंस तो हुआ नहीं है तुम लोग का, इसलिए कुछ चैप्टर्स जो हुआ है बस वही देख सकते हो, है ना? बट रिलेटिवली ना, पेपर इस बार पिछले साल से आसान आया है। ठीक है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि जैसा जैसा बायो का क्वेश्चन होता है ना, उस तरह का क्वेश्चन आया है। हार्डली 30 सेकेंड सॉल्व करने में लगेगा, या फिर सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। सो कहना ये है ना, ठीक है पेपर आसान है, बट कंसेप्ट को डेवलप करने की कोशिश करो। जो कंसेप्चुअली स्ट्रांग होते हैं वो हर तरह के पेपर को टैकल कर सकते हैं ना। फिलहाल हम लोग अपना बेस बनाए, है ना। सो वी हैव बीन डिस्कसिंग ऑन न्यूटन्स लॉ। उसके अंदर मैंने स्ट्रिंग के प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिस्कशन किया था। अगर मासलेस पुली होता है तो दोनों तरफ स्ट्रिंग का टेंशन बराबर होता है। टेंशन ऑन बोथ साइड ऑफ द पुली इज सेम इफ इट इज मासलेस। टेंशन इज ऑलवेज पुलिंग इन नेचर, ये भी पता है सभी को। तो जो टेंशन हम लोग मार्क करते हैं वो हमेशा ऑब्जर्वेशन पॉइंट से बाहर की ओर मार्क करते हैं। ठीक है, एंड हियर आर द एग्जांपल्स गिवन इन द फिगर। नंबर ऑफ डिफरेंट स्ट्रिंग्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिफरेंट टेंशन होता है। तो जैसे इस वाले फिगर में देखो कितने स्ट्रिंग्स हैं, बोलना है हाउ मेनी स्ट्रिंग्स आर देयर। Two. यस, जो दिख रहा है उसके बाद भी कॉन्फिडेंस तभी जागता है। ओके, कांटेक्ट फोर्स दो तरह का होगा, फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट। एंड देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई। कभी कभी क्या होता है कि सरफेस कांटेक्ट में रहता तो है लेकिन वो उसका सरफेस क्लियर नहीं पता लगता है। तो उस केस में जिसका भी क्लियर रहेगा उसके ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। जैसे यहाँ पे एक लैडर को रखा है, तो लैडर का केवल एक पॉइंट होगा जो वॉल के साथ एंड फ्लोर के साथ कांटेक्ट में है, ए और बी पे, है ना। क्योंकि वॉल का सरफेस क्लियर है, दो बॉडी है लैडर एंड वॉल, तो वॉल का सरफेस क्लियर है, तो उस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। सो रॉड के ऊपर लेफ्ट साइड होगा, देखो यहाँ लिखा है ऑन लैडर ड्यू टू वॉल, और इक्वल एंड अपोजिट होने के वजह से दीवार पे लगेगा N1 उल्टे डायरेक्शन में। ठीक है, सेम इज ट्रू फॉर द फ्लोर ऑल्सो। एक एग्जाम्पल स्फेयर का दिया था, स्फेयर में भी एक ही पॉइंट कांटेक्ट में रहता है। ठीक है, देन वी केम टू द फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, सो फ्रिक्शन फोर्स appears due to the roughness of the surface in contact having relative motion or tendency of relative motion। जब तक ब्लॉक नहीं चलेगा ना तब तक उस पर फ्रिक्शन नहीं होता है। एम आई राइट? एक बुक टेबल पे रखा है, क्या बुक के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है? बोलना है यहाँ पे, इफ यू कीप अ बुक ऑन द टेबल, इज देयर फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द बुक? No. नो, राइट। जब तक बुक में चलने का टेंडेंसी नहीं बनेगा तब तक बुक में फ्रिक्शन फोर्स नहीं आएगा। अच्छा, टेबल को थोड़ा टिल्ट कर देते हैं, टेबल को मैंने थोड़ा टिल्ट कर दिया और बुक अभी भी नहीं चल रहा है, सो इज देयर फ्रिक्शन फोर्स? No. No. अरे, अगर स्मूथ सरफेस होता तो वो स्लाइड नहीं कर जाता क्या ब्लॉक? टिल्ट किया मैंने, एक तरफ से उठा दिया थोड़ा, तो अगर स्मूथ सरफेस रहता तो क्या वो ब्लॉक स्लाइड नहीं कर जाता? स्लाइड कर जाता। करता से और इसलिए फ्रिक्शन फोर्स अभी लग रहा है क्योंकि उसमें टेंडेंसी आया है। कौन सा टेंडेंसी आया है? mg का एक कॉम्पोनेंट, और उसे रजिस्ट करने के लिए ऊपर की ओर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इसमें। ठीक है,
So unless there is external force on the block in direction parallel to the surface in contact, there will be no friction force. लेकिन जैसे ही ब्लॉक में चलने का टेंडेंसी बन जाए या चलने लगे तो उस केस में फ्रिक्शन फोर्स लगता है. ठीक है. फिर मैं यहाँ पे समझा रहा था कि सबसे पहले कौन मोशन में आया उस पर यह बात डिपेंड करता है कि फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा. ये दो सिस्टम लिया था मैंने, 1 and 2. सिस्टम एक ही है लेकिन फ्रिक्शन फोर्स जो लगा रहे थे वो अलग अलग जगह लगा रहे हैं. फर्स्ट केस में टॉप ब्लॉक पे एंड सेकेंड केस में बीच वाले ब्लॉक पे लगा रहे हैं. लेकिन फ्रिक्शन का डायरेक्शन देखो तो चेंज हो गया है. ठीक है. सो आई एम गोइंग टू रिपीट दिस कंसेप्ट वंस अगेन. ठीक है. We have 3 block system. और सबसे नीचे वाला फ्लोर है. How many surfaces are there in contact? Find the number of contacts in this figure. बोलते जाना. Yes. 3. There are 3 contacts, है ना. ए बी के बीच में, बी सी के बीच में और सी और ग्राउंड के बीच में. सबसे ऊपर वाले पे फोर्स लगाया है. जब तक ये फोर्स नहीं था फ्रिक्शन था क्या? यस नो? No. नो. नोवेयर इज द फ्रिक्शन प्रेजेंट राइट नाउ. कांटेक्ट फोर्स है लेकिन फ्रिक्शन फोर्स नहीं है. ठीक है. एंड हियर इज द फोर्स अप्लाइड. आपने सबसे ऊपर वाले ब्लॉक को पुल करना शुरू किया. आइडेंटिफाई द फ्रिक्शन फोर्स ऑन ईच ब्लॉक. ए पे, बी पे, सी पे और ग्राउंड पे. ये आइडेंटिफाई करना है. तो ए पे किधर लगेगा? इसके लिए क्या करोगे वो समझो. हम लोग क्या करते हैं, डॉट्स लेते हैं. कहाँ पे? जहाँ पे सरफेस कांटेक्ट में वहाँ पे 2 डॉट लोगे. ठीक है. और हमेशा ध्यान रखोगे पहला रिस्पांस कहाँ आया है. टेल मी. अदिति बताओ पहला रिस्पांस किस पे आया है? आपने किसको पुल किया? एक हो. A will develop a tendency to move on right or left? A को पुल कर रहे हो राइट साइड तो A किधर चलने का टेंडेंसी डेवलप किया? ओके. रुकमिन. Yes. A को आपने राइट साइड पुल किया तो A में राइट साइड चलने का टेंडेंसी डेवलप हुआ. Yes, sir. सो वेयर इज द फ्रिक्शन ऑन A? A पे फ्रिक्शन किधर लगेगा फिर? Left side. लेफ्ट साइड लगेगा. वंस यू नो कॉल इट F1. तो अगर A पे तुम्हें पता है तो B पे जो लोअर डॉट है A के जस्ट नीचे वाला पॉइंट उस पे फ्रिक्शन किधर है? Right side. और वो F1 ही है. इक्वल एंड ऑपोजिट. नाउ इस F1 के वजह से अभी हम लोग B पे बात कर रहे हैं. ठीक है. B पे कौन सा फोर्स आया है? F1 आया है. ऐसा नहीं सोचोगे कि पहले से सब फोर्स प्रेजेंट है. रिस्पांस जहां से जनरेट हुआ है उसके बाद वो रिस्पांस प्रोपगेट होता है ना, आगे बढ़ते जा रहा है. सो F1 के वजह से B में किधर टेंडेंसी बना चलने का? रुकमिन बोलिए. Right side. Right side. साइड. सो C B के ऊपर किधर फोर्स लगाएगा? फ्रिक्शन फोर्स. C इज देयर टू स्टॉप इट. सो Left लेफ्ट साइड side. फोर्स लगाएगा F2. एंड लाइकवाइज C पे आ जाएगा आगे की ओर F2. अब C पे F2 के वजह से राइट साइड टेंडेंसी बना है
सो ग्राउंड की वजह से F3 आएगा पीछे और ग्राउंड पे आ जाएगा F3. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस. सर FT सबसे कम होगा ना? अभी कौन F3 सबसे कम होगा? नहीं, सबसे ज़्यादा F3 होगा. हालांकि वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंड करेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा लोड कहाँ पे है? तो बॉटम वाले कांटेक्ट में ही है ना, उसके ऊपर दो दो ब्लॉक रखा हुआ है. तो इट्स नॉट कि सब F3 सबसे छोटा होगा. F3 यूजुअली सबसे बड़ा होगा. ठीक है, वो सब सीखोगे आगे चल के. अभी बस डायरेक्शन. ठीक है. सो आई एम गोइंग टू टेक वन मोर एग्जाम्पल ऑन दिस. ओके. सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, बट दिस टाइम यू आर पुलिंग ब्लॉक सी. ए फोर्स लगाया है ब्लॉक सी पे. सो सबसे पहले सी चलना शुरू करेगा, राइट? तो सी चलना शुरू करेगा राइट साइड में. सो वेयर विल द फ्रिक्शन अपीयर ऑन सी? ओके, देयर आर 39 स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम. जिन लोगों ने अटेंडेंस मिस किया है, अटेंडेंस मार्क कर देना. काव्या, यस सर. बताओ. सबसे पहले सी को राइट साइड पुल करना शुरू करेंगे हम. सो वेयर इज द फ्रिक्शन ऑन सी बाय द ग्राउंड? लेफ्ट. लेफ्ट होगा. कॉल इट F3. एंड बी के वजह से जो सी के ऊपर है, उसके वजह से सी पे किधर होगा फ्रिक्शन फोर्स? राइट साइड पर. वो भी लेफ्ट में होगा. इसके लिए एक काम करेंगे हम लोग. ये जो बी के वजह से सी पे है ना, उसके लिए एक काम करेंगे हम लोग. और वो काम ऐसा है कि देयर इज अ बुक. ठीक है, इसके ऊपर तुमने अपना हाथ रखा ऐसे. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब बुक को अगर कोई मेरा फ्रेंड जो है बुक को पुल करने लगे, तो मेरे हाथ के वजह से बुक पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा बताना है. फिगर आ गया सबके स्क्रीन पे? दूसरे साइड सर. एग्जैक्टली, दैट मीन्स लेफ्ट साइड ना. यस सर. यस. और मेरे हाथ पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो आगे की ओर, मतलब राइट साइड लगेगा. क्योंकि ध्यान ध्यान देना, बुक के ऊपर हाथ रखा है. बुक को जिधर पुल करोगे आपका हाथ भी उधर ही चलने का टेंडेंसी डेवलप कर रहा है. ठीक है. सो दिस इज व्हाट आई मीन टू से. ठीक है ना काव्य, समझ में आया? यस सर. तो ऊपर वाला बॉडी भी देखो, पहला रिस्पॉन्स सी के ऊपर है, तो सी का पार्टिकल सारा राइट साइड मूव करेगा, और उसे रोकने के लिए बाकी सब जो है वो लेफ्ट साइड फोर्स लगा देगा. इसलिए बी का फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट पे आ रहा है सी पे. सो F3 राइट साइड होगा ग्राउंड पे, और बी पे F2 राइट साइड हो जाएगा, राइट? अब देखो, बी के चलने से सी बी पे किधर फ्रिक्शन लगाएगा? पहले तो बी का चलने का टेंडेंसी डेवलप हुआ. अब बताओ, ए बी पे किधर फ्रिक्शन लगाएगा? ऊपर वाला ब्लॉक. एनीवन? फटाफट. आई एम आस्किंग, बी किधर चलने का टेंडेंसी डेवलप किया है? राइट साइड. सो बी को रोकने के लिए ए का फ्रिक्शन किधर आएगा? लेफ्ट साइड. सो दिस इज F1, और ए पे आ जाएगा F1. ठीक है. नाउ यू सी द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शंस आर डिफरेंट इन द टू केसेस. कंपेयर कर लो. तो सब बार हर बार बराबर होगा ऐसा नहीं सोचने का है. ठीक है. कहाँ से शुरू होगा? वो शुरू होगा हमेशा किस ब्लॉक पे तुमने फोर्स लगाया था उससे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी बीच वाले पे क्या होगा आप खुद से करके सोच लीजिएगा. ठीक है.
सो वी हैव डन दिस पार्ट. फ्रिक्शन का डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना था हमें. सो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया. राइट. टेंशन हो गया, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया. देन इज द स्प्रिंग फोर्स. इंट्रोडक्शन पार्ट. सो एक स्प्रिंग इस तरह का होता है, जानते हो ये? दिस इज अ काइंड ऑफ स्प्रिंग जो यूजुअली टॉय में होता है. चाबी वाला जो टॉय होता है ना, उसमें. राइट. इसको हम स्पाइरल स्प्रिंग कहते हैं. एंड जो पेन वगैरह में यूज होता है वो इस तरह का हेलिकल स्प्रिंग यूज करते हैं. राइट. देर आर अदर फॉर्म ऑफ स्प्रिंग्स ऑल्सो. यस. देखो, हेवी ट्रक्स वगैरह जो होता है ना, उसमें जो व्हील के ऊपर बॉडी सपोर्टेड रहता है वो सस्पेंसर पे लगा रहता है. सो दिस इज अगेन अ काइंड ऑफ स्प्रिंग. ठीक है. सो मेनली वी विल बी टॉकिंग ऑन हेलिकल स्प्रिंग, बट ये सब अलग अलग तरह का स्प्रिंग है. ठीक है. नाउ व्हाट अबाउट दिस हेलिकल स्प्रिंग? तो सबसे पहले मैं फिर से बोलूं कि स्प्रिंग टेकन मासलेस. अभी जब कभी आपको स्प्रिंग मिलेगा तो वो स्प्रिंग कैसा रहेगा? मासलेस रहेगा. इससे क्या एडवांटेज होगा? तो स्प्रिंग के हर पॉइंट पे ना टेंशन सेम रहेगा. फोर्स और टेंशन दोनों एक ही चीज है, अलग नहीं है. ऑन ऑल पॉइंट्स ऑफ स्प्रिंग इज सेम. सारे पॉइंट पे स्प्रिंग के जो फोर्स होगा ना वो बराबर रहेगा. इससे ये निकल के आता है. ठीक है. नाउ हियर द सिचुएशन. ये एक एक्सपेरिमेंटल फॉर्म है. द सिचुएशन इज, दिस इज द स्प्रिंग और इसे दोनों तरफ से आप पुल कर रहे हो. ठीक है. दोनों तरफ से आप पुल कर रहे हो. तुम्हें क्या लगता है जब 1 सेंटीमीटर ये स्प्रिंग इलोंगेट होगा तो सपोज करो F1 फोर्स चाहिए था इलोंगेट करके रखने के लिए. ठीक है. अगर 3 सेंटीमीटर इलोंगेट कर रखे हो तो तुम्हें चाहिए फोर्स F2 उसे होल्ड करने के लिए. ऐसे हाथ में स्प्रिंग लिया और उसे ऐसे स्ट्रेच कर दिया. केस 1 है 1 सेंटीमीटर स्ट्रेच करके रखना. केस 2 है 3 सेंटीमीटर से स्ट्रेच करके रखना. ठीक है. बताओ F1 और F2 दोनों बराबर है या कोई बड़ा छोटा भी है? यस. आई वॉन्ट टू नो द आंसर. F1 और F2 दोनों बराबर है या बड़ा छोटा है? नो एक्सपीरियंस. हाँ. बड़ा छोटा होगा. Which one is larger? F2 is larger than F1. राइट. अच्छा, जब आप हाथ से इसे बाहर की ओर पुल करते हो तो स्प्रिंग आपके हाथ को किधर पुल कर रहा होता है? अंदर की ओर. ये स्प्रिंग फोर्स है. लेकिन जो स्प्रिंग का फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा. ठीक है. सो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है? लार्जर द डिस्प्लेसमेंट, लार्जर द इलोंगेशन, लार्जर इज द फोर्स रिक्वायर्ड. ठीक है. सो
फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एक्स और सिंपली एक्स, एक्स बोलते हैं. व्हाट इज एक्स? एक्स इज elongation. What do you mean by elongation? तो लेंथ, स्प्रिंग का एक अपना लेंथ होता है विच इज कॉल्ड नेचुरल लेंथ. स्प्रिंग का एक अपना लेंथ होता है विच इज कॉल्ड नेचुरल लेंथ. लेकिन जब आप इसे स्ट्रेच कर दोगे तो इसका जो नॉर्मल लेंथ था उससे थोड़ा ये ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा. दैट लेंथ इज कॉल्ड, सपोज करो एल डैश, तो इसके बीच में ये जो गैप आ रहा है, दिस इज योर एक्स विच इज कॉल्ड इलोंगेशन. विच इज कॉल्ड इलोंगेशन. ठीक है, तो ये है इलोंगेशन एक्स. तो फोर्स जो होता है वो इलोंगेशन के प्रोपोर्शनल होता है. This law is called Hooke's law. And this proportionality is valid for small displacement, small x. Valid for small x. प्लस इसमें एक माइनस साइन भी आ जाएगा क्योंकि जो स्प्रिंग फोर्स है ना वो अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट है. डिस्प्लेसमेंट किधर है? बाहर की ओर. फोर्स किधर लग रहा है? अंदर की ओर. राइट. सो जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एफ स्प्रिंग इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू एक्स. ये आ जाएगा फॉर्मूला. ठीक है, जहां पे के क्या होना चाहिए? के शुड बी अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. राइट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. अब ये के किस पे डिपेंड करेगा? के डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटीरियल, नंबर ऑफ टर्न्स, per unit length, number of turns per unit length. आप देखोगे कुछ स्प्रिंग्स में क्या दिखेगा कि बहुत ज़्यादा बाइंडिंग होता है, स्पाइरल बना रहता है, और कुछ में कम बना रहता है. ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होता है ना वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है. ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स, रेडियस ऑफ वायर, जो वायर यूज कर रहे हो स्प्रिंग बनाने के लिए वो वायर कितना मोटा या कितना पतला है उस पर भी डिपेंड करता है. एंड रेडियस ऑफ स्प्रिंग एंड रेडियस ऑफ स्प्रिंग, अगर ये स्प्रिंग है तो ये एक हेलिकल है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, और ये इसका रेडियस हो गया आर. ठीक है, बाकी जो ब्लैक कलर से मैंने वायर बनाया है उसका डायमीटर जो भी होगा या रेडियस उस पर भी डिपेंड करता है. ठीक है, नाउ ये था डिपेंडेंसी को लेकर के. आपको ये फॉर्मूला नहीं आएगा क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत कॉम्प्लेक्स होता है के का डिपेंडेंट रिलेशन. लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि के का लेंथ के साथ क्या रिलेशन आता है वो पूछा जाता है. के इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. ठीक है, मतलब लार्जर लेंथ स्मॉलर के, जितना ज़्यादा लेंथ होता है स्प्रिंग का के उतना ही छोटा हो जाता है. ठीक है, एंड सेम इज कि अगर छोटा एल होगा देन के लार्ज हो जाएगा. मतलब रेडियस पे कैसे डिपेंड करता है दोनों, या नेचर ऑफ मटेरियल जिसको हम लोग मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं,
उन सब का भी है, लेकिन वो रिलेशन हमें नहीं पढ़ना है, हमें केवल लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है कि उस पे फोकस करना है। तो ज़रा देखो क्या क्या डिस्कस किया है। स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स डेवलप हो रहा है, वो फोर्स लेंथ कितना इलोंगेशन हो रहा है उसके प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, स्प्रिंग का फोर्स डायरेक्शन जो होता है वो ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट होता है। मैंने इलोंगेशन को लेकर के ये सब कुछ बताया है, बट अगर यहाँ कंप्रेशन हो रहा है तब भी ट्रू रहेगा। स्प्रिंग को दबाएंगे तो स्प्रिंग पे बाहर की ओर फोर्स लगता है, इज इट? द फॉर्मूला इज दिस, राइट? ओके, नेगेटिव साइन indicate that force is opposite to elongation. फोर्स इज ऑपोजिट टू इलोंगेशन। जिधर भी इलोंगेशन और कंप्रेशन हो रहा है उसके उल्टे डायरेक्शन में होगा। ठीक है, सो देखो यहाँ पे so a spring block system with a spring constant k and mass m is given to you। और अभी इसका जो लेंथ है ना वो इसका नेचुरल लेंथ है। इसका मतलब क्या है? स्प्रिंग इलोंगेटेड नहीं है, राइट? अगर स्प्रिंग इलोंगेटेड नहीं है तो क्या स्प्रिंग ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा रहा है? टेल मी यस नो। आई वॉन्ट एनी ऑफ यू विथ टू इंटरैक्ट विथ श्रीपति, कम अप। राजेश, सर yes. Given is a system of spring connected with the block and other end is connected to the wall. Wall fix है ना? I am naming it A and B. तो मुझे ये बताओ कि अभी ब्लॉक के ऊपर कोई फोर्स है? ब्लॉक चल रहा है या नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा है। स्प्रिंग में किसी तरह का इलोंगेशन। योर वॉइस इज नॉट कमिंग क्लियरली। राजकुमार, स्वयं, here we will take x equals to 0 and this position जहाँ पे फोर्स 0 है we will call it at equilibrium position। इक्विलिब्रियम पोजीशन x इक्वल्स टू 0 को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पोजीशन या फिर मीन पोजीशन। मीन पोजीशन ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, जिस जगह पे ब्लॉक रेस्ट में पड़ा रहता है उस पोजीशन को हम मीन पोजीशन कहते हैं। मीन पोजीशन का कंडीशन क्या होगा? नेट फोर्स 0 होगा उस जगह पे। ठीक है, तो अभी के केस में केवल स्प्रिंग की वजह से लग सकता था, लेकिन स्प्रिंग भी फोर्स नहीं लगा रहा है। अब देखो, तुमने ब्लॉक को ना पुल करके बाहर की ओर खींचा, अगर ब्लॉक को
पुल करके बाहर की ओर खींच लोगे, सो इन दैट केस स्प्रिंग विल elongate, इट विल बी लाइक दिस। तो ये जो डिस्टेंस है, दिस इज योर एक्स, एक्स भी लिखते हैं इसे, डेल्टा एक्स भी लिखते हैं। सो दिस इज एक्स एंड दिस इज कॉल्ड इलॉन्गेशन। बताओ ब्लॉक के ऊपर फोर्स किधर लग रहा है, बी पॉइंट पे फोर्स किधर लग रहा है, राइट और लेफ्ट, बाय द स्प्रिंग। What is the force on the block by the spring? Right or left? So your answer will be on the left, क्योंकि छोड़ने पे क्या होगा बताओ, ब्लॉक को छोड़ेंगे तो वो किधर जाएगा, वो O के तरफ आएगा ना, ओरिजिन के x इक्वल्स टू 0 के तरफ आएगा। सो द फोर्स इज ऑन लेफ्ट साइड। हाउ मच इज दिस F इक्वल्स टू, तो F इक्वल्स टू K इंटू एक्स। ठीक है, this is force on block by spring। ओके, माइनस साइन क्यों नहीं दिया मैंने अभी, तो मैंने ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा है, दिस इज रिटन इन मैग्नीट्यूड फॉर्म। डायरेक्शन किधर है, तो आप बोलोगे कि डायरेक्शन फिगर में देख लो। जब मैग्नीट्यूड फॉर्म होता है तो उसमें साइन नहीं दिखाते हम लोग, तो डायरेक्शन किधर है फिगर में देख लो, है ना। ब्लॉक राइट साइड है तो फोर्स लेफ्ट साइड आ जाएगा उसके ऊपर, ठीक है। वैसे ही कंप्रेशन जब होगा तो क्या होगा, कंप्रेशन होगा तो लेफ्ट साइड फोर्स लगेगा ना। जैसे मान लो ब्लॉक यहां आ गया, सो नाउ द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड लाइक दिस, और स्प्रिंग कंप्रेस्ड है तो फोर्स किधर लग रहा है इसके ऊपर, फोर्स लग रहा है बाहर की ओर, राइट राइट से। and this is F. If compression is X, yeah, this is compression, this is not elongation, but elongation and compression का behavior एक ही रहता है, direction उल्टा होगा। So F equals to KX, that's it. This is what I mean to say कि compression होगा तो force किधर लगेगा और elongation होगा तो force किधर लगेगा। ये बात क्लियर हो गया है सभी को। डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे जो यहाँ लिखा था मैंने, कहाँ लिखा है, मासलेस। व्हाट इज फोर्स ऑन A, B, कंपेयर फोर्स ऑन A, B, C, D एंड जितना भी पॉइंट्स है, क्या दे रखा है। सो दिस इज अ स्प्रिंग, आप इधर से पुल कर रहे हो और इधर से भी पुल कर रहे हो, ठीक है। दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, और ये एफ है और ये एफ है, ठीक है। कोई ये भी पूछ सकता है कि क्या ये दोनों तरफ से जो फोर्स लग रहा है वो बराबर एफ होगा या फिर अलग अलग भी हो सकता है, F1 F2 हो सकता है क्या, लाइक एक 2F हो और एक F हो, ऐसा हो सकता है क्या। तो इसका आंसर तुम्हें मिलेगा कि नहीं, दोनों फोर्स जब भी लगेगा बराबर होगा। क्यों, बिकॉज ऑफ बीइंग मासलेस। कैसे, अभी नहीं बताया है, ठीक है। अभी ये बात नहीं सिखाया तुम लोगों को कि फोर्स दोनों बराबर कैसे होगा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों फोर्स बराबर रहेगा। कंपेयर करने को बोला है, तो टेंशन एट ए, टेंशन एट बी
टेंशन एट सी, टेंशन एट डी, सब आपस में इक्वल होगा या डिफरेंट होगा? दे आर मासलेस, दिस इज मासलेस स्प्रिंग। तो मासलेस वर्ड आते ही सब इक्वल कर दोगे, ठीक है? सो दे आर इक्वल, ओके, दे आर इक्वल। फिर ए ये एफ के बराबर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट डायरेक्शन बताओ। तो अभी आप टेंशन देखो, ब्लॉक पे नहीं बात कर रहे हो, ठीक है? तो ऑब्वियसली डी पॉइंट पे अगर दिखाना होगा तो इधर फोर्स दिखाएंगे, और डी के राइट साइड पे अगर दिखाना है तो इधर फोर्स दिखाएंगे। वैसे ही सी पॉइंट के लिए दोनों तरफ उल्टा डायरेक्शन में दिखाना है। ये टेंशन ही है, ये अलग नहीं है फोर्स, तो टेंशन ही है। तो जो जो हमने सीखा है टेंशन में, अवे फ्रॉम द पॉइंट गिवन, वही दिखाना है, ठीक है? सो पहले तो ये समझ लो, अभी मैं बताऊंगा कि कैसे ये इक्वल होने वाला है, ठीक है? मासलेस होगा तो सेम सेम टेंशन थ्रू आउट, ओके। सेकेंड पॉइंट एक और मुझे डिस्कस करना है इसमें, और वो है के बारे में। हमने सीखा F बराबर के एक्स, साइन नहीं ले रहा हूँ, ठीक है? तो के बराबर हो जाएगा F अपॉन एक्स, फोर्स पर यूनिट इलोंगेशन और कंप्रेशन। अब बार बार नहीं लिखूंगा, इलोंगेशन एंड कंप्रेशन आप समझ जाएंगे, ठीक है? जो इलोंगेशन में होगा वही कंप्रेशन में होगा। तो मैं दो के का वैल्यू दे रहा हूँ, 100 न्यूटन पर मीटर। देखो यूनिट मैच कर रहा है ना, फोर्स ऊपर है, लेंथ नीचे है, तो यूनिट के का क्या होगा? न्यूटन पर मीटर हो जाएगा, राइट? सो आई एम गिविंग यू K1। दो स्प्रिंग है, और दूसरे स्प्रिंग का K2 जो है वो है 500 न्यूटन पर मीटर। आई वॉन्ट टू नो विच स्प्रिंग इज हार्ड एंड विच स्प्रिंग इज सॉफ्ट। दो स्प्रिंग है, दोनों का K वैल्यू दे रखा है, K1 एंड K2। इसे देख के बताना है कि कौन सा स्प्रिंग हार्ड है और कौन सा स्प्रिंग सॉफ्ट है। बताइए, होता है ना, स्प्रिंग कुछ सॉफ्ट होता है, कुछ हार्ड होता है। हार्ड का मतलब ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, और सॉफ्ट मतलब आसानी से कंप्रेस या इलोंगेट हो जाएगा। यस, A2। Get too hard. K2 इज हार्ड, वेरी गुड। देखो यहाँ पे समझो बात को। K1 का मतलब क्या है? 100 न्यूटन रिक्वायर्ड, नीडेड टू कंप्रेस, कंप्रेस मतलब इलोंगेशन भी हो जाएगा, टू कंप्रेस बाय 1 मीटर। क्या ये क्लियर है? तो 1 मीटर को कंप्रेस करने के लिए 100 न्यूटन का फोर्स चाहिए। वही सेकेंड केस में कितना चाहिए? 500 नीडेड फॉर 1 मीटर कंप्रेशन, है ना? तो सेकेंड केस में वही 1 मीटर को दबाने के लिए मुझे ज़्यादा फोर्स मिल रहा है, लगाना पड़ रहा है। इट मीन्स K2 इज द हार्ड स्प्रिंग, ठीक है? सो K वैल्यू हार्ड और सॉफ्ट स्प्रिंग को डिसाइड करता है, राइट? K2 इज हार्ड स्प्रिंग comparing to K1, comparing to K1। सो K वैल्यू देख करके आप ये डिसाइड करेंगे कि कौन हार्ड है और कौन सॉफ्ट है, राइट? सो आई होप यहां तक पॉइंट क्लियर है सभी को। लार्जर द वैल्यू, harder is spring, lower is the value, softer is spring।
So just go through once more. Spring force. What is the formula of spring force? सीधा सीधा F equals to kx, right? जहाँ पे x क्या होता है, कंप्रेशन या इलोंगेशन होता है, डायरेक्शन किधर होता है, तो जिधर आप मूव करोगे स्प्रिंग को उसके उल्टे डायरेक्शन में वो फोर्स लग रहा है, ठीक है। के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, के काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है, बट मेनली हमें यूज़ करना है लेंथ के ऊपर। तो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। लार्जर द लेंथ स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ के, ठीक है। एंड लार्जर द के हार्डर इज द स्प्रिंग एंड लोअर द के स्मॉल सॉफ्ट इज द स्प्रिंग, राइट। स्प्रिंग मासलेस लेते हैं इसलिए थ्रू आउट सेम लेना रहता है हमें। So we are discussing spring block system. स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। सो देखो एक ही स्प्रिंग है जिसे मैं अलग अलग फिगर में शो कर रहा हूं। गिवन इज अ स्प्रिंग विद अ हुक और यहां पे एक बॉक्स को हैंग करना है हमें, ठीक है। दिस इज के एंड ऑब्वियसली जब स्प्रिंग में कुछ नहीं लगा है तो ये इसका नेचुरल लेंथ है। अब मैं क्या करूँगा, इस ब्लॉक को इसमें ले जा कर के लगाऊंगा स्प्रिंग में, और फिर ब्लॉक को दो तरह से हम छोड़ सकते हैं। खुद ही सोच लो, एक हुक दे रखा था, हुक में तुमने मास को लगाया, अब चाहो तो तुम उसे तुरंत छोड़ दो। तुम्हें पता है ना कि अगर स्प्रिंग में ब्लॉक को लगाओगे तो वो ब्लॉक नीचे आएगा, यस नो। अगर हम छोड़ेंगे ब्लॉक को तो वो इस ब्लॉक जो होगा नीचे आएगा, स्प्रिंग इलोंगेट होगा, ये बात तो पता है सभी को। यस। तो दो तरह से हम छोड़ सकते हैं। एक तरीका इसका ये है कि बस अचानक से छोड़ दो, और दूसरा था धीरे धीरे छोड़ना। याद करो एक क्वेश्चन कराया था मैंने ग्रेजुअल और सडनली का, तो वैसे ही। तो अभी हम लोग सडनली रिलीज करेंगे, ठीक है। तो सडनली रिलीज करने पे क्या होगा, खुद से सोच करके देखो। सडनली का मतलब ये होता है कि ब्लॉक के नीचे आपने हाथ लगा रखा है, ठीक है। तो धीरे धीरे जब हम छोड़ेंगे तो ब्लॉक नीचे आएगा, स्प्रिंग इलोंगेट करना शुरू करेगा, राइट। स्प्रिंग जैसे से इलोंगेट हो रहा है, स्प्रिंग का फोर्स ब्लॉक पे ऊपर आ रहा है क्या, के एक्स बताओ। तो स्प्रिंग का फोर्स ऊपर की ओर आएगा, के एक्स। अभी जैसे से एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे के भी बढ़ रहा है, क्योंकि फॉर्मूला होता है एफ इक्वल्स टू के एक्स। तो एक्स के बढ़ने से एफ भी बढ़ रहा है ऊपर की ओर। अब ये फोर्स बढ़ते बढ़ते एक टाइम पे उसके वेट के बराबर हो जाएगा, ब्लॉक के वेट के बराबर हो जाएगा, मतलब mg के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जिस समय ऐसा होगा उस समय ब्लॉक रुक जाएगा नीचे जाने से, और हम भी चुपके से धीरे धीरे हाथ को हटा लेंगे। इस सिचुएशन में ब्लॉक मुझे रेस्ट में मिलेगा, लेकिन स्प्रिंग इलोंगेट हो चुका है, राइट। एंड दैट सिचुएशन इज दिस वन। ऐसा आई रिपीट, मैंने लेवल 1 पे ये रेड कलर से लेवल बनाया है। लेवल 1 पे मैंने ब्लॉक को अटकाया था स्प्रिंग के साथ, उसके बाद मैं धीरे धीरे छोड़ रहा था ब्लॉक को। तो जैसे से ब्लॉक नीचे आ रहा था, स्प्रिंग पे ऊपर की ओर फोर्स लग रहा था के एक्स। बट ये बढ़ करके फोर्स एक टाइम पे इतना हो गया कि ब्लॉक पे जो नीचे फोर्स लग रहा था mg, उसके बराबर हो जाएगा। इस मोमेंट पे ब्लॉक और ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि ऊपर से फोर्स मिल चुका है सफिशिएंट, एंड इसलिए ब्लॉक यहाँ पे रेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। सो लेवल 2 मैंने बनाया,
ये है लेवल 2, और लेवल 2 जो होता है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाता है। व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? नेट फोर्स इक्वल्स टू 0। तो मुझे बताओ इस केस में क्या लेवल 2 पे ब्लॉक जब था तो नेट फोर्स इक्वल्स टू 0 हो रहा है? देखो ब्लॉक के ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है बता दो मुझे जरा। ब्लॉक के ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? मनाली इज देयर? यस। ईशा, ईशा कभी जवाब नहीं देती है, बता। तो आज भी नहीं आवाज देगी ना रिस्पॉन्स। ओके। दीक्षा, देविका, आवाज नहीं आ रहा है क्या किसी को? Yes, sir. अथर्व, अथर्व, देविका इज देयर। सी द ब्लॉक। देखो मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, यू कम अप, ठीक है ना। सबसे पहले तुम लोग ये समझो आता है नहीं आता है, से यस सर, ठीक है। आई एम नॉट ऑलवेज गोइंग टू आस्क यू कि बताओ तुम्हें। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ इंटरेक्ट करो और मैं ही बताऊँ, लेकिन आप समझो उस चीज़ को, ठीक है। चलो, ब्लॉक देख रहा है देविका, उस पे हाँ, नीचे yes, sir. अर्थ फोर्स लगा रहा है ना एम जी? अर्थ हाँ, का yes. फोर्स तो लग रहा है। क्या ये ब्लॉक चल रहा है? यस नो, ब्लॉक चल रहा है या नहीं चल रहा है? लेवल 2 पे जो लाया है मैंने, No. नहीं चल रहा है, ठीक है। तो नहीं चल रहा है इसका मतलब इसके ऊपर जरूर एक फोर्स होगा। विच फोर्स इज दैट? तो देखो कि ऊपर कौन है ब्लॉक में। ऊपर स्प्रिंग है ना। सो आप बोलेंगे कि ऊपर से कौन सा फोर्स लग रहा है? स्प्रिंग फोर्स लग रहा है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्प्रिंग फोर्स? F is equal to kx. के एक्स। और स्प्रिंग कितना इलोंगेट हो चुका है तो देखो उसके नेचुरल लेंथ से, फिगर में मैंने लिखा है हाउ मच इज द इलोंगेशन इन द स्प्रिंग फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ। एल इज द नेचुरल लेंथ। सो एक्स नॉट इज द इलोंगेशन, राइट? Yes, sir. दोनों लेवल के बीच में जो गैप है वही इलोंगेशन है। सो दिस इज के एक्स नॉट। क्या ये बैलेंस हो जाएगा और कोई फोर्स नहीं है तो क्या ये दोनों एक दूसरे को बराबर कर रहे हैं? यस कर रहा है। सो व्हाट इज द इक्वेशन यू विल राइट? के एक्स नॉट इक्वल्स टू एम जी। ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स क्या हो गया? एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहा है, तो हम कहेंगे कि इक्वल हो गया, है ना। हम कहेंगे इक्वल हो गया दोनों फोर्स, और यहां से रिलेशन मिल गया। सो के एक्स इक्वल्स टू एम जी। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, ठीक है। तो सर्टेन वाला केस अभी नहीं बताएंगे, ठीक है। अच्छा बस ये बता दो इसमें हमने कैसे छोड़ा है। ब्लॉक कनेक्टेड with spring and released gradually. What do you mean by gradually? धीरे धीरे, slowly, right? So my question is, what would happen if you release it suddenly? बस फंसाया लेवल 1 पे और छोड़ दिया ब्लॉक को, तो क्या वो ब्लॉक लेवल 2 पे रुकेगा आकर के?
नीचे जाएगा। नो सर। उससे और नीचे जाएगा। कितना नीचे जाएगा ये सब हम लोग वर्क पावर एनर्जी में डिस्कस करेंगे, बट मैं बता सकता हूँ अभी कि एक्स नॉट के बराबर और नीचे जाता है, ठीक है। बट आई एम नॉट हिटिंग दैट पॉइंट, विल लीव इट टिल हेयर ओनली। बट ये एक अच्छा पॉइंट ये है कि तुम्हें ये बात समझ में आया है कि अगर सडनली छोड़ेंगे तो 2 पे नहीं रुकेगा, 2 से और नीचे जाएगा। दैट्स गुड, ठीक है। So this was your spring block system. तो हम लोगों ने अलग अलग तरह का स्प्रिंग फोर्स देख लिया जो इस चैप्टर में स्टडी करना है। नाउ वी कैन स्टार्ट आवर फुल फ्लेज स्टडी। फुल फ्लेज स्टडी मतलब नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, उस पर अब हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं। या फ्री बॉडी डायग्राम बताता हूँ वो भी। बाकी टेंशन, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, वी हैव डन एवरीथिंग। इलास्टिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स को ही इलास्टिक फोर्स कहते हैं। इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम, इक्विलिब्रियम ऑफ द पार्टिकल, कॉन्करेंट फोर्स, लेमीज थ्योरम पहले ही डिस्कस कर दिया है मैंने। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम? फ्री बॉडी डायग्राम शॉर्ट में लिखोगे FBD। सो दिस इज नथिंग बट सिंप्लीफाइड फिगर। सिंप्लीफाइड डायग्राम which marks all forces acting on body, ठीक है। एक सिंप्लीफाइड फिगर हम बनाते हैं, ठीक है। उस फिगर में उस बॉडी पे जिसका तुम FBD बना रहे हो ना, उस बॉडी पे कौन कौन सा फोर्सेज लग रहा है वो सारा फोर्स इंडिकेट करना होता है हमें, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल, block moving on rough surface. So this is a block which is moving on rough surface in this direction. तो इसका ABD बनाना है। So first I will list out what are the forces acting. बताओ, what are the forces acting on this block? क्या F एक्सटर्नल एक्ट कर रहा है? F एक्सटर्नल एक्ट कर रहा है। क्या mg है इसमें? तो यस mg है। क्या फ्रिक्शन है इसमें? बोलो। यस सर। फ्रिक्शन यस सर। राइट। नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है क्या इसमें? यस। यस। सो नॉर्मल कांटेक्ट n है, फ्रिक्शन को स्मॉल f से इंडिकेट कर देते हैं, mg को mg से इंडिकेट करते हैं। सो मैं क्या करूँगा, इस ब्लॉक को एक डॉट ले लूँगा, ठीक है। और देखो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, डॉट ही लेना है। आप छोटा सा ब्लॉक ले सकते हो इस पर, ठीक है। नाउ यू इंडिकेट ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक। तो राइट साइड F लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है बताओ? N लग रहा है। किसके वजह से लग रहा है? ड्यू टू फ्लोर। नीचे उस ब्लॉक पे क्या लग रहा है? mg लग रहा है ड्यू टू अर्थ। और लेफ्ट साइड पे क्या लग रहा है? Frictional force. फ्रिक्शन फोर्स।
दिस इज योर एफ बी डी, दिस इज योर एफ बी डी। और ये जो अगर चल रहा है ना तो इस तरफ इसमें एक्सेलरेशन होगा। तो देखो बॉडी पे कोई भी एरो एक्सेलरेशन का नहीं है, मतलब ए में आप अगर सोचते हो कि कोई फोर्स है तो यू आर रॉन्ग। एम आई राइट? ए में इज अ फोर्स और नॉट अ फोर्स? टेल मी। एक बॉडी ए से चल रहा है तो ए में इज द फोर्स और नॉट? तो तुम लोग को सिखाया था कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है ना? एक्सेलरेशन इज एन इफेक्ट ऑफ द फोर्सेज एक्टिंग। तो एम ए इज इक्वल्स टू द फोर्स, बट एम ए इज नॉट द फोर्स। अंडरस्टूड? एम ए इज नॉट अ फोर्स, इट इज अ क्वांटिटी विच इज इक्वल्स टू द फोर्स। ठीक है, तो ये हो गया एक एफ बी डी। Let's make the FBD of rod which is in equilibrium against a wall. This is a rod. इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो ये भी मार्क करना होगा कि जहाँ पे जब लेंथ आ जाएगा बॉडी में तो जहाँ पे फोर्स है वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। सो दिस इज ए बी। सो बताओ ए पे किधर फोर्स लग रहा है? राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन? फ्रिक्शन ले लेते हैं इसमें, ठीक है? फ्रिक्शन है। देखो एम जी कहाँ लगाएंगे? तो एम जी इसके हमेशा सेंटर पे लगाना है, सेंटर ऑफ मास इसे कहते हैं। जब एक्सटेंडेड बॉडी होगा तो एम जी कहाँ लगेगा बताओ? सेंटर ऑफ मास पे, ठीक है? ओके। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ए पे, इज इट ऑन दिस साइड? लेफ्ट साइड होगा। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बी पे, तो फ्लोर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये है एन बी, ठीक है? बताओ बी पॉइंट किधर स्लिप करना चाहता है? राइट को कि लेफ्ट को? बी पॉइंट को देखो सब लोग। आशीष, यस सर। या बी पॉइंट किधर लगेगा स्लिप? अगर स्लिप होगा तो किधर स्लिप होगा छोड़ने पे? राइट साइड। राइट साइड। सो फ्रिक्शन किधर आएगा बी पॉइंट पे? ग्राउंड के वजह से लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। सो दिस इज एफ बी। ओके, तो अगर बी पॉइंट राइट साइड जाएगा तो ए पॉइंट किधर जाएगा? नीचे या ऊपर? नीचे। नीचे। सो फ्रिक्शन किधर आएगा? ऊपर। ऊपर की ओर आएगा। सो दिस इज कंप्लीट। थिंक, इज देयर एनीथिंग मिसिंग? स्प्रिंग फोर्स तो नहीं लगेगा ना इसमें? स्प्रिंग कहीं दिखाया है क्या? नहीं ना। तो कांटेक्ट फोर्स होगा इसमें और mg होगा केवल, राइट? सो दिस इज सफिशिएंट। दिस इज द कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ रॉड ओनली। इसमें ध्यान दो, क्या मैंने वॉल पे फोर्स लगाया है, क्या मैंने फ्लोर पे फोर्स लगाया है, दिखाया है? नहीं। तो ये किसका फ्री बॉडी डायग्राम है? FBD ऑफ रॉड, ठीक है? आप एक एक्सटेंडेड बॉडी पे सारा फोर्स एक पॉइंट पे नहीं दिखा सकते हैं, जो जहां लग रहा है वो दिखाना है वहां पे, ठीक है? वन मोर एग्जाम्पल। So there is a rod kept like this. How many contacts are there for the rod? केवल रॉड पे बात करेंगे।
So there are two contact, right? A and second is here B. There are two contact, right guys? और रॉड का सेंटर कहाँ पे है? तो क्या ए बी के बीचों बीच है? यस नो? No, sir. वेरी गुड, रॉड के बीच में है वो, तो रॉड का मिड पॉइंट समवेयर यहाँ सी पे होगा, चलेगा? चलो, कौन बता रहा है? रिद्धि इज देयर? रिद्धि? चलो बताओ। अदिति देवरुखे, तुम ही बताओ। सर क्वेश्चन रिपीट करो ना। फोर्सेस इंडिकेट करना है रॉड पे। सर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स परपेंडिकुलर आएगा ए और बी पे। ए और बी पे। सो ए पे एक डॉट दिया, देखो आया रेड डॉट? रेड डॉट आया ए पे? अदिति? यस सर। ओके, इस पॉइंट पे किधर दिखाएंगे? तो सीधा ऊपर फ्लोर के परपेंडिकुलर, एंड यू विल कॉल इट एन ए, राइट? बी पॉइंट पे कांटेक्ट फोर्स है, सो आई टू का रेड डॉट देयर। इस पे कांटेक्ट फोर्स एन किधर दिखाएंगे अदिति? तो रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, राइट? जब भी दो पॉइंट कांटेक्ट में हो और एक सरफेस क्लियर है तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। विल इट कम लाइक दिस? टेल मी। एन बी जो है ना वो रेडियल डायरेक्शन में है। यस सर। ओके, एम जी किधर दिखाने का? तो सीधा नीचे दिखाने का, डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड दिखाने का, एम जी। ओके, और और कौन सा फोर्स मिस कर रहे हैं? अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये स्लिप करने लगेगा सिस्टम, राइट? तो ए किधर जाएगा बताओ? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। सो अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो वो फ्रिक्शन किधर लग रहा है? सर ए पे राइट साइड पे लगेगा फ्रिक्शन। सो दिस इज ए पे। बी पे? बी पे अपसाइड लगेगा, पैरेलल टू द सरफेस। ध्यान दो, यहाँ पे क्रूशियल है। समझ में आया? किसी को पूछना है कोई भी फोर्स के बारे में, और यू थिंक एनी अदर फोर्स इज एक्टिंग अपार्ट फ्रॉम दीज फोर्सेस? मेरे हिसाब से तो कंप्लीट हो गया है। देखो मैं क्यों ये कर रहा हूँ, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग बिग इश्यू नहीं है, मतलब क्या बोलूँ मैं उसको, न्यूमेरिकल सॉल्विंग कोई बड़ा इशू नहीं है, कैलकुलेशन करना। लेकिन जो स्टार्ट होगा ना तुम्हारा, उसमें अगर तुमने एक भी पॉइंट छोड़ दिया तो उसके आगे जो भी कैलकुलेशन करोगे वो सब बेकार है, बर्बाद है। तो क्यों करोगे? इफ़ योर स्टार्ट इज नॉट गुड देन एवरीथिंग गोइंग टू बी रॉन्ग। सो योर स्टार्ट शुड बी परफेक्ट, उसमें कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ये बात बहुत क्लियर समझ लो तुम लोग, ठीक है? इसलिए इसमें से कोई भी एक फोर्स या डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी गलत दे दिया तो कैलकुलेशन गड़बड़ हो सकता है। सर यस। सर ये तो दोनों ज्योमेट्रिकल रेगुलर बॉडीज थे ना, Yes. कोई नॉन ज्योमेट्रिकल बॉडी के लिए एमजी कैसे लगेगा? बताओ, मतलब कौन सा? पहले नॉन हाँ, ज्योमेट्रिकल बॉडी का एग्जांपल मुझे दो, तब मैं बात करूंगा। स्टोन विच इज नॉट रेगुलर इन शेप। इरेगुलर, ठीक है, इरेगुलर स्ट्रक्चर हो गया। तो देखो, यू आर राइट। डू यू थिंक दैट दिस कैन बी टेकन एज एन स्टोन? ये एक फिगर बनाया मैंने। यस सर। ओके, सो जो स्टोन है ना उसका 3 पॉइंट कांटेक्ट में है, बट आपको एज ए स्टोन होल देखना है अगर, तो नीचे इस पे कहीं भी सेंटर होगा, वो डेफिनेटली सेंटर मिडिल में नहीं होगा क्योंकि इरेगुलर शेप है, राइट? तो मिडिल में नहीं होगा, वो कहीं और होगा सपोज।
तो mg जो होगा वो वहाँ लगाना है, ठीक है, और n जो होगा उसके ऊपर ही लगाना है उल्टे डायरेक्शन में, ठीक है। बट तुमने जो क्वेश्चन पूछा है ना, ये एक्चुअली सेंटर ऑफ मास का अब क्वेश्चन आ गया। क्या तुम जैसे ठीक है, रहने दो। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ना तुम्हारा, वो सेंटर ऑफ मास का है कि जब इरेगुलर स्ट्रक्चर होगा तो कहाँ पे हम mg लगाएंगे, कहाँ पे हम फ्रिक्शन दिखाएंगे या नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स दिखाएंगे। सो आई टोल्ड यू कि हमें सेंटर ऑफ मास पे दिखाना होता है। व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी, ठीक है। तो ये अभी एक्चुअली हमारे कॉन्टेक्स्ट में है नहीं, ये हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी से थर्ड चैप्टर में, ठीक है। सो अभी रहने दो उसको, जो मैं बता रहा हूँ उस पर बस ध्यान दो, या जो इस चैप्टर में ज़रूरत है उस पर ध्यान देते हैं। सो ब्लॉक एट रेस्ट ऑन इंक्लाइन प्लेन, block at rest on inclined plane। तो इस वाले में हम लोग FBD भी बनाएंगे और हम लोग इक्वेशन भी बनाएंगे। सबसे पहले मैंने एक सिचुएशन क्या दिया है, दिस इज अ इंक्लाइन प्लेन, इसे हम लोग वेज बोलते हैं, ठीक है। यहाँ एंगल थीटा है और ये फिक्स्ड है, इसके मूवमेंट से नहीं लेना देना है। ब्लॉक एक रखोगे तो ऐसा ही होगा ना, ये ब्लॉक, दिस इज अ ब्लॉक। सो व्हाट आर द फोर्सेज एंड द ब्लॉक इज नॉट मूविंग, व्हाट आर द फोर्सेज एक्टिंग ऑन ब्लॉक? सबसे पहले तो हमें यही मार्क करना है। चलो यहाँ नंबरिंग कर लेते हैं, बताओ कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, उसके बाद फिर फिगर में शो कर देंगे एरो से। यस फटाफट बताओ कोई भी। ब्लॉक पे फोर्सेस, क्या वेट है? क्या फ्रिक्शन है? यहाँ पे रेस्ट बोला है, रेस्ट कैसे रहेगा? ये बिना फ्रिक्शन के रेस्ट में रह सकता है क्या? खुद से सोच करके देखो तो। मतलब आपको ही इस इंक्लाइन प्लेन पे, वो पार्क में जाते हो ना खेलने के लिए, अभी नहीं तो बचपन में तो जाते ही होगे, जो ऊपर से स्लाइड करते हैं नीचे। तो अगर इसमें सरफेस में फ्रिक्शन नहीं हो, स्मूथ हो, तो आप रेस्ट में रहोगे क्या कि नीचे स्लिप कर जाओगे? नीचे स्लिप कर जाए। तो फिर रेस्ट में रहने के लिए फ्रिक्शन होना चाहिए। फ्रिक्शन है इसमें, फ्रिक्शन है इसमें। तीसरा, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स भी है, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। और कोई फोर्स दिख रहा है तो बताओ। स्ट्रिंग है नहीं कि टेंशन दिखाना है मुझे, है ना। स्प्रिंग है नहीं कि स्प्रिंग फोर्स दिखाना है मुझे। सो कुल मिलाकर के देखो फोर्सेस कौन कौन सा है। अगर दिक्कत होता है ना ये जज करने में कि कौन कौन सा फोर्स इसमें लिख दूं मैं, ठीक है, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक सब बताना पड़ेगा क्या? तो नो, टेंशन, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, फ्रिक्शन, mg और स्प्रिंग फोर्स, इतना ही आपको दिखने वाला है। तो क्या इस सिस्टम में स्प्रिंग है? नहीं है, तो स्प्रिंग हटा दो। क्या स्ट्रिंग है, रोप है कहीं पे? नहीं है, टेंशन नहीं रहेगा। उसके अलावा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स यस रहेगा, ब्लॉक और वेज के बीच में कांटेक्ट बन रहा है तो रहेगा। फ्रिक्शन रहेगा, ब्लॉक रेस्ट में है इसलिए, ठीक है, और mg लगेगा, ठीक है। सो अब आ रहे हैं फिक्शन शो करने के लिए, विच इज़ कॉल्ड FBD, जिसे तुम कहते हो FBD। मैं इस फिगर में भी बना सकता हूँ, उसे अलग से भी बना सकता हूँ, दोनों ही बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये हमेशा हमारा वर्क रहता है कि हम पहले फिगर में ही मार्क कर ले मोटा मोटा कि ये फोर्सेज है। mg किधर लगा? नीचे। कोई बताए मुझे, n बताओ किधर लगाना है? n
एन, क्या हो गया? इतना समझाने के बाद भी नहीं पता है किसी को? आशीष, परशुराम, यस राजेश, यस एन का डायरेक्शन बताओ। ओके, नेटवर्क बिल्कुल गड़बड़ है, आवाज़ नहीं आ रहा है, बट थोड़ा आवाज़ समझ में आया। परपेंडिकुलर टू द सरफेस, राइट? दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। ये होगा, देखो फिगर में आया तुम्हारे। ओके, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन विल बी पैरेलल टू द सरफेस। फ्रिक्शन किधर लगता है? पैरेलल टू द सरफेस, ठीक है? तो किधर दिखा देंगे? नीचे लग रहा है या ऊपर लग रहा है? चलो ये कम से कम बताओ कोई भी। ऊपर। ऊपर की ओर, अप द प्लेन। तो देखो वो कहाँ शो कर रहा हूँ मैं? सेंटर पे नहीं शो कर रहा हूँ क्योंकि सरफेस पे लग रहा है ना, तो सरफेस के करीब मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है? ये ब्लॉक में दिखाया। लेकिन अगर इसी फिगर को मैं एक डॉट ले लूँ, मतलब ब्लॉक को एक डॉट ले लूँ, तो देखना इधर, ये एक डॉट ले लिया ब्लॉक के लिए, उस पे नीचे शो कर दिया mg, इधर शो कर दिया n, और ऊपर की ओर शो कर दिया फ्रिक्शन। इस फिगर को देखते हुए, इस फिगर को देखते हुए मैंने इधर बनाया है, अपने से कुछ नहीं किया है, ठीक है? इसमें एक बात ध्यान रखोगे, ब्लॉक को चलने का टेंडेंसी किधर है? तो डाउन द प्लेन ना, तो योर वन एक्सिस विल बी डाउन द प्लेन। प्रोजेक्टाइल में किया है कुछ इस तरह से, एंड योर सेकेंड एक्सिस विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। So we have done this, ठीक है? सिंपल तरीके से सोचना, काउंट करके 5 फोर्स यहाँ पे है ना? mg, f, n, स्प्रिंग फोर्स एंड टेंशन। जो रहेगा उसके हिसाब से रहेगा, अदरवाइज कांटेक्ट है तो केवल कांटेक्ट का फोर्स लगा देना है, ठीक है? सो दिस वाज योर फ्री बॉडी डायग्राम। नाउ finding acceleration due to force। ऑफ कोर्स अब जो हम ब्लॉक का बात कर रहे हैं, तो क्या एक बात क्लियर हो चुका है? क्या ये बात क्लियर हो चुका है कि मास वेरिएबल नहीं लेना है अभी? जो ब्लॉक है उसका मास चेंज हो रहा है क्या? अभी जितना भी एग्जांपल मैंने दिया, रॉड मास, रॉड ब्लॉक, ये सब, तो उसमें मास कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। सो dm अपॉन dt इज नॉट देयर, राइट? एंड देयरफॉर जो फॉर्मूला यूज होना है वो क्या यूज होना है? नेट फोर्स एक्सटर्नल इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। This is the formula on which we will be solving the problems. Now, ये जो फॉर्मूला है वो अलग अलग एक्सिस पे भी जाएगा, मतलब नेट फोर्स ऑन एक्स एक्सिस बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन ऑन एक्स एक्सिस, जिसको आप कहते हो कॉम्पोनेंट वाइज। नेट फोर्स ऑन वाई एक्सिस इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑन वाई एक्सिस,
केवल वाई एक्सिस पे वर्क करो और वैसे ही जेड एक्सिस पे वर्क करो अगर 3D में एक्स वाई जेड तीनों है तो। ठीक है, okay. For equilibrium, what do you mean by equilibrium? What do you mean by equilibrium? equal, zero. बॉडी रेस्ट में रहेगा क्या? बताओ हाँ या ना में। क्या बॉडी रेस्ट में रहेगा इक्विलिब्रियम में जब रहेगा तो? नो, बॉडी रेस्ट में रहे ये जरूरी नहीं है, बट ये जरूरी है कि एक्सेलरेशन नहीं होगा उसमें। ठीक है, फॉर इक्विलिब्रियम नेट एक्सटर्नल फोर्स विल बी जीरो। इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक्स एक्सिस पे कोई फोर्स नहीं है, वाई एक्सिस पे भी कोई फोर्स नहीं है और जेड एक्सिस पे भी कोई फोर्स नहीं है। इन तीनों में से किसी में भी फोर्स आ गया तो उस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा बॉडी। ठीक है, एंड रिमेंबर इक्विलिब्रियम का मतलब ये भी हो जाएगा या तो रेस्ट में हो या तो यूनिफॉर्म मोशन में हो। यूनिफॉर्म मोशन मतलब ए बराबर जीरो। ठीक है, तो पहले इक्विलिब्रियम का ही केस लेते हैं। चलो, problem based on equilibrium. Steps. सबसे पहले क्या करोगे, सिस्टम को अच्छे से ऑब्जर्व करो और सारे फोर्सेस को चेक करो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। स्टेप 2, ड्रॉ FBD। FBD मतलब सिंप्लीफाइड फिगर विद द फोर्सेस। स्टेप 3, choose suitable axis for कैलकुलेशन। देखो एक्सिस का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कि एक्स वाई एक्सिस लेना है। यूजुअली हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन ही लेते हैं, बट ज़रूरत पड़ने पे आप एक्सिस को के ओरिएंटेशन को भी चेंज कर सकते हो। सो चूज सुटेबल एक्सिस फॉर कैलकुलेशन। रिजॉल्व ऑल फोर्सेस along these axis। ये जो एक्सिस लिया है उसके तरफ सारे फोर्सेस को रिजॉल्व कर देना है। ठीक है, एंड देन सॉल्व ऑन ईच एक्सिस और फिर सॉल्विंग करेंगे। जैसे
ये क्वेश्चन पहले भी कराया है लेमीज थ्योरम से, बट यहाँ पे फिर से हम लोग कर रहे हैं. फाइंड टेंशन T1 एंड T2. ठीक है. So here's the block which is connected like this. एक बैग है जिसका मास दे रखा है 10 किलोग्राम, which is being hanged with the support of 2 strings. तो क्या तुम्हें पता है नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ टेंशन होता है? Yes, no? Number of different strings equals to number of different tensions. So how many strings are there? There are 2 strings. So दोनों string में tension T1 and T2. ठीक है. अब बताओ मुझे, जो मास m है उस पे T1 का डायरेक्शन किधर दें? Yes. What should be the direction of tension on the block M? Upward, like this and this. दोनों स्ट्रिंग जो है ऊपर की ओर पुल करके रखा है. आप स्ट्रिंग छोड़ दो, स्ट्रिंग के जगह आप अपने दोनों हाथ को यूज करो यहाँ पे. सो एक हेवी बैग है, उसे आप दोनों हाथ से ऐसे पकड़ के रखे हो. माय क्वेश्चन इज, आप बैग के ऊपर किधर फोर्स लगा रहे हो? तो जिधर से आपने हाथ पकड़ के खींच रहे हो उसी डायरेक्शन में ये फोर्स है, राइट? सो ऊपर की ओर ही लगेगा ना. T1 एंड T2 का डायरेक्शन किधर होगा? ऊपर की ओर होगा. चलो लिस्ट आउट करते हैं. व्हाट आर द फोर्सेज एक्टिंग? सो 3 फोर्स इस पे लग रहा है, T1, T2 एंड mg. ये 3 फोर्स इसके ऊपर लग रहा है. ओके. नाउ फोर्सेज लिख लिया हमने. नोट ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी. ड्रॉ FBD. सो लेट्स डू इट. FBD के लिए एक डॉट ले लो. आप चाहो तो इसी फिगर से कर सकते हो, ठीक है, और चाहो तो FBD बना करके कर सकते हो. FBD कोई कंपलसरी नहीं होता है करना. सो दिस इज T2, नीचे लग रहा है mg और इधर लग रहा है T1, राइट? आगे क्या लिखा था मैंने? व्हाट इज द थर्ड स्टेप? चूज सुटेबल एक्सिस. सो बताओ, तुम ही लोग बताओ मुझे. देखो, जैसा इंफॉर्मेशन दे रखा है उसके हिसाब से हमें लेना चाहिए एक्सिस. तो ऊपर में 53 एंड 37 दे रखा है. तो अगर मैं एक हॉरिजेंटल लाइन ले लूँ तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि फिर ये वाला एंगल 53 और ये वाला एंगल 37 हो जाएगा, जिससे मुझे हेल्प मिलेगा. सो आई विल टेक वन एक्सिस लाइक दिस. तो ऑब्वियसली सेकेंड एक्सिस विल कम ऑन वर्टिकल लाइन like this, right? All those forces which are not on axis need to be resolved. So ये हो गया 37 डिग्री, ये हो गया 53 डिग्री. This is 53 degree. So you need to resolve the forces. और फोर्स रिजॉल्व करना सबको आता है ना? सो T2 को रिजॉल्व करेंगे. T2 cos 37 और y एक्सिस पे T2 चला जाएगा T2 sin 37. वैसे ही T1 का रिजॉल्व करोगे तो एक लेफ्ट साइड पे आ जाएगा T1 cos 53 एंड ऊपर चला जाएगा T1 sin 53. सो क्या बनेगा इसका रिजल्टेंट? तो T1 और T2 को ऑलरेडी ब्रेक कर रखा है मैंने.
तो ऊपर आ जाएगा cos sin 53 इज 4/5, 4/5 T1 प्लस 3/5 T2। एक्स एक्सिस पे लेफ्ट साइड आएगा, राइट साइड आएगा T2 इंटू 4/5 और लेफ्ट साइड आएगा 3/5 T1, राइट। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे हमने फोर्सेस को रिजॉल्व कर लिया है। अब क्या कहता है, रिजॉल्व, फोर्थ स्टेप भी कंप्लीट कर लिया, रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस, राइट। सो अब कह रहा है कि सॉल्व ऑन ईच एक्सिस, तो चलो करते हैं। ऑन एक्स एक्सिस बताओ इक्वेशन क्या लिखेंगे। एक्स एक्सिस को देखो, 3/5 T1 is equal to 4/5 T2. परफेक्ट। देखो लेफ्ट हैंड साइड का फोर्स और राइट हैंड साइड का फोर्स बैलेंस हो जाएगा, एक्सेलरेशन नहीं है इसलिए, ठीक है। सो नेट फोर्स ऑन एक्स एक्सिस इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज दैट 3/5 T1 बराबर 4/5 T2, जो कि 3T1 इक्वल्स टू 4T2 होता है। इक्वेशन नंबर 1, देखो दो अननोन है T1 T2, सो यू नीड टू इक्वेशन एंड देयरफॉर यू विल गो ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। सो नेक्स्ट इज ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे ऊपर का सारा फोर्स नीचे के फोर्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। नेट फोर्स ऑन वाई एक्सिस इज 0। दिस इंप्लाइज दैट 4T1 प्लस 3T2, मैं फिगर देख के लिख रहा हूँ, इक्वल्स टू 5 mg। आई होप सबको समझ में आ गया कि 5 दूसरे तरफ कैसे गया है। एलसीएम लिया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, राइट। इक्वेशन नंबर 2, अब दो इक्वेशन है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ से मान लो T1 मैंने लिखा 4T2/3, तो इसे उठा करके रखेंगे यहाँ पे, तो 4² T2/3, T1 के जगह सब्स्टिट्यूट किया मैंने, 3T2 इक्वल्स टू 5 इंटू mg कितना दे रखा है, mg इज 100 न्यूटन, 10 इंटू 10, सो इट्स लाइक 100 न्यूटन। बाकी 4² प्लस 3² T2/3 इक्वल्स टू 500, सिंप्लीफाई करना है। सो T2 इक्वल्स टू 3 इंटू 500 होल डिवाइडेड बाई 25, 16 प्लस 9 25 हो जाएगा। सो हाउ मच इज T2 कमिंग, इज इट कमिंग 60, इज इट कमिंग 60 न्यूटन, यस इट इज। तो T2 अगर 60 न्यूटन आ गया तो T1 क्या हो जाएगा, T1 इज 4T2/3, 60 पुट कर देना और सॉल्व कर लेना, 80 आ रहा है, 80 न्यूटन। तो क्योंकि मुझे यहाँ पे ये मेथड बताना था इसलिए इस पे वर्कआउट किया, नहीं तो फिर लेमीज थ्योरम पहले भी डिस्कस किया है, एक बार फिर से डिस्कस कर देता हूँ फटाफट में, ठीक है। ये ऑल्टरनेटिव मेथड है और कौन सा मेथड यूज करना है ये आपके ऊपर है। बाय लेमीज थ्योरम, लेमीज थ्योरम कहता है F1/sin θ1 इक्वल्स टू F2/sin θ2 इक्वल्स टू F3/sin θ3। याद है सभी को? और ये केवल 3 फोर्स, ओनली फॉर 3 कोप्लानर फोर्सेस, केवल 3 ही फोर्स रहेगा बॉडी पे, तब 4, 5 या 2 रहेगा तो नहीं लगेगा ये मेथड। सो यहाँ पे ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये भी 90 है और ये भी 90 है, ठीक है। तो mg का ऑपोजिट एंगल है
90 डिग्री, सो इट इज साइन 90। T2 का ऑपोजिट एंगल है साइन ऑफ नाइन्टी प्लस 53 डिग्री, एंड T1 का ऑपोजिट एंगल है साइन ऑफ 90 प्लस 37, राइट। तो पहला दो इक्वेशन को अगर यूज करें तो T1 T2 सीधा सीधा निकल आएगा, mg अपॉन 1 साइन 91 हो गया इंटू कॉस 53 डिग्री, साइन ऑफ 90 प्लस 53 बिकम कॉस 53, कॉस 53 3/5 होता है इंटू 100, इसे सॉल्व करने पे 60 आ रहा है, ठीक है। वैसे ही T1 cos 37 इक्वल्स टू भी 100 अपॉन 1 हो जाएगा। पहला और लास्ट वाले को अगर हम इक्वेट करेंगे तो वहाँ से T1 इक्वल्स टू 4/5 इंटू 100 हो जाएगा, cos 37 4/5, एंड दिस विल गिव यू 80 न्यूटन। तो यस, ये मेथड शॉर्ट है, लेमिस थ्योरम का ये वाला मेथड अभी शॉर्ट है, बट आपको दोनों आर्ट आना चाहिए, ठीक है। सो in next session we'll continue from here only. Okay guys.